अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल और उससे पहले एमसीक्यूज़ हमने कवर किए थे। तो आज हम इसमें चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल का थोड़ा सा टच करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, न्यूमेरिकल थोड़े से रह जाएंगे। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट न्यूमेरिकल हमारे हो जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमने, क्योंकि पूरा 9 और मैट्रिक जो सिलेबस कराना है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का भी, तो वो सब जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और इसके जो हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाएंगे तो वो भी आप तक पहुँच सके। तो उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो क्या है अभी, अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैविंग डिफरेंट लाइन्स। अच्छा, ये हमारा है चैप्टर 4, ये लिखा हुआ देखो, यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है, तो इसके ये एमसीक्यूज हैं। ये क्या बोल रहे हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैविंग डिफरेंट लाइन फोर्स प्रोड्यूस। कौन सी अच्छा, हैविंग डिफरेंट लाइन्स हैं, ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं। अच्छा, एक जोड़ा है, मतलब पेयर है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का, और डिफरेंट लाइन फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कपल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड डैश फोर्सेस। हेड टू टेल रूल होता है ना, वो 3 फोर्सेस को ऐड करने के लिए बनाया जाता है। नहीं, 3 नहीं, सॉरी, 2 फोर्सेस को ऐड किया जाता है। वो जो तीसरा बनता है वो तो तीसरा फोर्स बन जाती है ना, लेकिन हम ऐड किन फोर्सेस को कर रहे होते हैं, 2 फोर्सेस को ऐड कर रहे होते हैं। जैसा कि एक फोर्स है F1 और दूसरी मेरे पास फोर्स है F2। तो F1 अगर जैसे भी है, उसका ये हेड है और ये टेल है, तो दूसरी फोर्स का जो हेड होगा ना, मैं इसके टेल से अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हेड टू टेल रूल आ जाते हैं। हेड टू टेल, हेड को टेल के साथ जोड़ दो, और इसको जब हम जोड़ते हैं तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर बन जाता है, उसे हम आर रिजल्टेंट का नाम देते हैं। और वो तीसरा होता है, एक के हेड टेल के साथ जुड़ता है इसका, और एक हेड के साथ जुड़ता है। तो ये तो रिजल्टेंट होता है, लेकिन इस रिजल्टेंट ने किसको जोड़ा है, इसको F1 को जोड़ा है और F2 को, इस फोर्स को और इस फोर्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हम 2 फोर्सेस को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल को अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट है इसका। नंबर 3 देखो, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद हॉरिजॉन्टल, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। 15 न्यूटन की फोर्स है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताने हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मैं आपको बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक, अगर हम ग्राफ की मदद से समझें, ये एक वर्टिकल लाइन होती है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो वो बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करो, मतलब हमें एक्स वाले कंपोनेंट को फाइंड करना है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करने हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। अच्छा, कंपोनेंट होता तो फोर्स ही है, उसे हम एफ एक्स का नाम दे देते हैं, और एफ एक्स बराबर होता है एफ कोस थीटा के। और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन, वो एफ वाई कहलाती है, और एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के। ये दोनों फॉर्मूला हो गया। अब उसने बोला है कि 15 न्यूटन की फोर्स भी है, मतलब कि जो एफ है, एफ का मतलब फोर्स, वो है 15 न्यूटन, और थीटा है जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स बेसिकली है क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एफ 15 है, कॉस तो कॉस है, और मगर थीटा 60 है। 15 cos 60 साइंटिफिक कैलकुलेटर पर हम अगर इसे यूज़ करें तो हमारे पास आंसर जो भी आएगा, देखते हैं क्या आएगा, कहाँ है साइंटिफिक कैलकुलेटर। मैं आ जा भाई, आ जा। अच्छा, 15 मल्टीप्लाई बाय cos 60, देखो जी क्या लिखा है मैंने, 15 मल्टीप्लाई बाय cos 60 कितना आ गया, 7.5। तो 7.5 यहाँ पर अगर ऑप्शन में है तो ये इसका राइट आंसर है। 7.5 नहीं है, लेकिन 7 है, तो इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि करीब करीब तो है ही है, तो 7 इसका राइट आंसर है। यूँ कर लो तो आया ना समझ आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। खैर, इसके जो हम न्यूमेरिकल भी करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट के न्यूमेरिकल भी हैं तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। आ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स हैज़, हाँ भाई, एक बॉडी उस वक्त तक इक्विलिब्रियम में रहती है जब उसके पास होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बोथ ए एंड बी, जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा जी, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि बॉडी हिल ही नहीं रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है कि मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी यही मतलब है कि उसके पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी नहीं हो रही बिल्कुल, मतलब कि एकदम एक ही स्पीड से चल रही है, तो वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में ही होगी। जब हम इक्विलिब्रियम से कब होती है, देखो
बताओ, ये जो मोबाइल है मेरे हाथ में, इसकी मैं वेलोसिटी चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको यूं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा ना, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, इसकी सेम वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में भी तो है, वो अलग बात है, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ, खैर। लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो बोथ ए एंड बी क्या है, इसके राइट आंसर हैं। वेलोसिटी भी चेंज, मतलब स्पीड चेंज नहीं कर रहे हम, ना ही एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं, इसीलिए तो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। जीरो एक्सेलरेशन आंसर नहीं हो सकता। ये किसी भी बॉडी की बात हो रही है, मैंने तो मोबाइल के साथ पकड़ा हुआ भी है मोबाइल को। 5 है, अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइड टिल्ट इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ भाई, ये बोल रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी आफ्टर स्लाइड टिल्ट, मतलब कि थोड़ी सी टिल्ट होने के बाद भी। टिल्ट क्या होती है, थोड़ी अगर वो सीधी बिल्कुल यूँ है ना, थोड़ी सी टिल्टेड हो जाए, टिल्ट हो जाए, इस मतलब एक जगह से या यूँ हो जाए या यूँ हो जाए, स्लाइड टिल्ट हो, ज़्यादा नहीं हो। तो इफ़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, 5वें का है रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। जब भी वो थोड़ा सा टिल्ट होने के बाद भी स्टेबल में ही रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। क्या होगा, अगर ऊपर होने के बाद ना रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, अगर इधर उधर होता तो फिर वापस नहीं आता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर और नीचे हो सकता है, इसीलिए हमारी बाइक में, हमारे पास बाइक्स में और गाड़ियों वगैरह में वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें यार, जहन से नाम निकल रहा है, क्या वो, रिम। हाँ, रिम पिस्टन वगैरह होता है ना, रिम जैसे वो जो ऐसे गोल रिंग की तरह होते हैं और नीचे और ऊपर हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं ना, इसीलिए तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऊपर नीचे होने से ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होने से इक्विलिब्रियम में ही चीज़ें रहती हैं, इधर उधर होने से इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाती है। इसलिए वो रिम पिस्टन जो होते हैं, उसके रिम जो होते हैं वो बैठ भी जाते हैं, ऊपर भी हो जाते हैं, 1 to 5 के ज़बरदस्त होते हैं। और बाकी वो जो होती हैं सुजुकी वगैरह के, जो सुजुकी जो गाड़ी होती है सुजुकी, उसके इतने खास नहीं होते। जैसे कि बस होती है, ठीक है, बस एक होती है डेवो बस और एक होती है आम सी बस। आम सी बस में जो जंप, अरे जंप कहते हैं यार उन्हें, जो जंप होते हैं ना आम बसों के, वो तो इतने खास नहीं होते, लेकिन जो डेवो बस के जंप होते हैं वो बड़े वीआईपी होते हैं, मज़ा आता है, ठीक है। जैसे कार में होते हैं, होंडा कार में होते हैं, सिविक कार में, और अगर मज़ीद कारों में भी वो वैरायटी है, लेकिन खैर हम छोटे मोटे कार के भी जंप अगर देखें ना, अच्छे ही होते हैं बाइक के मुकाबले में। अच्छा, क्या हो गया, अच्छा पोजीशन क्या, अबव हो जाता है, ठीक है। छठा क्या है, अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइड टिल्ट इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अनस्टेबल हो जाएगा इसलिए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ज़्यादा नीचे चला गया, जब भी वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। इधर उधर होने से भी अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर तो इधर उधर का ऑप्शन नहीं है। अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वन साइड ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वन साइड क्या, रिमेन्स ऑन वन साइड, एक साइड पर, रिमेन्स का मतलब है रह जाए, ठीक है, एक साइड पर रह जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक साइड पर रहता नहीं है, या फिर इधर हो जाएगा या फिर इधर नहीं होगा, वो रहता सेंटर में ही है। ये बात हो रही है रिमेन्स ऑन वन साइड, एक साइड पर रह जाए, ये बात रिमेन अबव द, एक ऊपर चला जाए, ठीक है। पोजेस ओवर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पोजेस हो जाए, उसके ऊपर आ जाए। अच्छा, इज पोजिशन एट इट्स बॉटम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के भी नीचे चला जाए। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी नीचे चला जाता है ना, तो फिर अनस्टेबल में हो सकती है चीज़। नंबर 7, 7वां, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगी, जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इज द लोएस्ट पोजीशन, रिमेन्स एट सेम हाइट, इट इज एट हाईएस्ट पोजीशन। अच्छा नहीं, रिमेन्स एट सेम हाइट, जब वो सेम हाइट पर होगी ना, जब भी उसका होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके एग्जांपल मैं एक रोलर से देता हूँ, जैसे बॉल वगैरह होता है, ये है, ये रोल है ना, इसको अगर हम यूं कर दें, इक्विलिब्रियम इसका सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट ही चेंज नहीं होती। इसी, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, ठीक है। यूं कर दो, इसका सेंटर कहाँ गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ज़मीन से इसके सेंटर तक का फासला। अगर अभी यहाँ पर है तो डिस्टेंस सेम है ना, यहाँ है तब भी डिस्टेंस सेम है, क्योंकि ये गोल है, गोल का डिस्टेंस सेम ही होगा। किस चीज़ का, इर्रेगुलर का डिस्टेंस अलग होता रहता है। अब देखो, ये यहाँ पर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये बिल्कुल सेंटर में होगा, मतलब कि यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यूँ कर दूँ, ये देखो, अब ये ज़मीन से थोड़ा इसकी हाइट चेंज होगी ना, तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए जो गोल चीज़ें होती हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है, तो इसीलिए तो वो होती हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होती हैं, तो सेम हाइट पर होता है उनका। 8वां देखो, बंसन बर्नर इज मेड स्टेबल बाय
वो एक चिमनी टाइप होती है, चिमनी समझते हैं, जिसके ऊपर वो जो रुई होती है ऊपर लगी होती है। और लालटीन की एग्जांपल देता है, ठीक है, लालटीन की एग्जांपल है, लेकिन ये बर्नर है, लैब में यूज़ होता है कोई भी चीज़ जलाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है, मेड स्टेबल बाय। स्टेबल इसे किस तरीके से बनाया जाता है, इसका बेस एरिया को बढ़ा के। अरे किसी भी चीज़ का अगर बेस एरिया हम बढ़ा देंगे तो वो गिरेगा नहीं। अभी मैंने जो स्टैंड पर मोबाइल रखा हुआ है, इसका मैंने एरिया को इंक्रीज़ किया हुआ है, क्यों, ताकि ये इधर उधर ना हो, ठीक है, इसका एरिया इंक्रीज़ है ना। अगर मैं इंक्रीज एरिया को कम कर देता तो क्या हो जाता, मैं इसको यूँ करता और गिर जाता ये, है ना। लेकिन अब मैंने इसका एरिया इंक्रीज़ किया हुआ है ताकि ये स्टेबल रहे। नंबर 9 देखो, अ टाइट रॉप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पॉल टू। वो जो रस्सी पर चलता है वो उसके हाथ में लंबा सा बांस होता है, डंडा होता है। वो क्यों उसे अपने पास रखता है, ताकि वो कीप हिज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन फिक्स्ड पोजीशन। वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक फिक्स पोजीशन में मेंटेन कर रख सके, ठीक है, इसलिए वो यूज़ करता है। नंबर 10 क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इज़ इंक्रीज बाय। किसी भी चीज़ की अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है ना, अगर उसका फासला ज़मीन से जितना कम होगा वो उतनी स्टेबल ज़्यादा होगी। इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल बड़ी VIP से एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास कोई चीज़ मैं ढूंढ के लाता हूँ, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। चलें जी, मिल गई है मुझे एक चीज़, ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, कभी नहीं भूलेगी। देखिए जी, ये हम क्या देख रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई भी चीज़ स्टेबल कब रहती है। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में होगा। जैसे कि इसका सेंटर मुझे लग रहा है ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ये ज़मीन से अगर मैं इसे यूँ रख दूँ तो ये ज़मीन से कितने डिस्टेंस पर होगी, ये होगी 1.5 इंच, तकरीबन 2 इंच, ठीक है, इतना 2 इंच होता है, तो तकरीबन 2 इंच ये ज़मीन से ऊपर है, ठीक है। इसका ये जो है इंक पॉट है, इसका जो ज़मीन से फासला है वो कितना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ज़मीन से फासला है 2 इंच। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा जोर लगाया मैंने इसको, ठीक है, हल्की सी फोर्स अप्लाई की है तो ये गिर गया है। अब अगर इसको मैं यूं रख दूं तो बताइए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, मतलब इसको यूं रखा हुआ है तो यहाँ पर इसका होगा, मतलब ये सेंटर बन रहा है ना। बताओ इसका डिस्टेंस कितना है, ये आधा इंच है, कितना है, आधा इंच है, तो ज़मीन से ये आधा इंच होगी। चलो भाई, अब इसको मैं उतनी ही फोर्स लगाता हूँ, नहीं गिर रहा। अच्छा, मैं इसको बिल्कुल ऊपर से लगा रहा हूँ, देखो ये गिर नहीं रहा, आगे जा रही है, मतलब इंक पॉट आगे जा रही है या रहा है, चलो कोई भी है आप समझ लें, ये इंक पॉट आगे जा रही है, ठीक है, ये डब्बी आगे जा रही है, ये डब्बा आगे जा रहा है, ये डब्बी आगे जा रही है, मुझे डब्बी लग रही है क्योंकि छोटी है, ये डब्बी आगे जा रही है, क्या है, ये गिर नहीं रही, जबकि यूं पर थी, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा लगाता हूँ डायरेक्ट गिर जाती है। तो नतीजा ये निकला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर ज़मीन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। रेसिंग कार इसलिए वो छोटी हाइट की बनाई जाती हैं, क्यों, ताकि वो स्टेबल रहें। क्यों स्टेबल रहें, क्यों स्टेबल होंगी, क्योंकि उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कम होगा, लोएस्ट हाइट पर होगा, तो लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जितना लोअर होगा उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर ये एग्जाम्पल आपको VIP लगी है, ज़बरदस्त तरीके से समझ आया है, तो अपनी ख्वाहिश, मतलब कि अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की जानिब। न्यूमेरिकल कहाँ है, हाँ भाई, क्या हो गया यार, कहाँ पर है भाई, न्यूमेरिकल कहाँ चले गए, रुक जा यार, मैं यार ढूंढ लूँ, एक थोड़ा सा रुक जा। चलें, ये न्यूमेरिकल, इसे मैं आप जल्दी से आपको बता दें, देखो वही तो बहुत ही आसान है। ये बोल रहा है, अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब इनकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, ठीक है, पैरेलल भी होंगी। वो पैरेलल क्या होती हैं, पैरेलल ऐसी होते हैं जो इंटरसेक्ट ना करें, मतलब कि वो बिल्कुल सीधी हों, 0 डिग्री एंगल पर हों। जैसे कि ये लाइन और ये जो 2 लाइन हैं ये पैरेलल हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अगर इनमें से कोई भी एक टेढ़ी हो जाती, जैसे कि ये सीधी है, मतलब कि ये लाइन बिल्कुल सीधी है, देखो जी गौर करो तो वो थोड़ी सी टेढ़ी है, तो क्या होगा, एक वक्त आएगा ये आगे जा, टेढ़ी आगे जा 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 कर ये यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट कर जाएगी इस लाइन के, क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधी है ना, ये बिल्कुल सीधी है, और ये लाइन अगर टेढ़ी है, अगर इसी टेढ़ेपन में आती रहेगी तो ये यहाँ पर आके इसको इंटरसेक्ट कर देगी। अगर ये लाइन टेढ़ी नहीं होती, सीधी होती, तो ये कभी इंटरसेक्ट ना करती। अच्छा, वो भी टेढ़ी है, अच्छा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, आगे ऊपर गोली हो जाएगी। अच्छा, तो एक ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन भी होगी, दे नेवर इंटरसेक्ट,
ठीक है। ये जो पेज की लाइनें हैं ये भी पैरेलल ही हैं क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अच्छा आगे वो क्या बोल रहा है, वो इनकी डायरेक्शन सेम है, मतलब कि ये इधर भी जा रही है, ये भी इधर जा रही है, और दोनों का जो क्या है पैरेलल फोर्सेज 15 न्यूटन ईच, 15 न्यूटन की है। ठीक है, इनकी जो फोर्स लग रही है वो कितने न्यूटन है, 15 न्यूटन ईच है, मतलब दोनों की 15 न्यूटन है। तो फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फाइंड करना है, दोनों को ऐड कर दो, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, डेटा बनाएंगे F1 बराबर है 15 न्यूटन, F2 बराबर है 15 न्यूटन, और रिजल्टेंट की बात हो रही है R बराबर है पता नहीं, और यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे FR मतलब रिजल्टेंट फोर्स। ये फॉर्मूला ही आप इसे समझ सकते हैं, वरना आप इसी बगैर यहाँ ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये 15 प्लस 15 और हमारे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो आएगी 30 न्यूटन, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये तो इस तरीके से हो जाएगा, बहुत ही आसान है। आगे देखो, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अच्छा पैरेलल तो हैं, मतलब कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो अनलाइक हैं, और 10 न्यूटन उनका क्या है 10 न्यूटन उनकी फोर्स जो है दोनों की कितनी है 10 न्यूटन। तो ये क्या होगा ये, लेकिन ये अनलाइक की बात हो रही है। अनलाइक क्या होता है, अनलाइक ये होता है कि अगर एक इस तरफ एक्ट कर रही है तो दूसरी इस तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, और यहाँ बोल रहे हैं दोनों की 10 न्यूटन है, अगर 10 न्यूटन यहाँ लग रही है और 10 न्यूटन यहाँ लग रही है तो ये दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी, तो मतलब इनका आंसर 0 आएगा। यहाँ पर अनलाइक के केस में यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ होता है, लाइक के केस में यहाँ पर पॉजिटिव प्लस का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखो। अच्छा मैं तो कहता हूँ आगे वाले जो न्यूमेरिकल है ना वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है, तो अभी मैं उसका भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, वरना आप चैनल की प्लेलिस्ट में आके जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।